Rise and shine, class 10th students. Today I am going to start a topic from chapter number 4, class 10. Chapter name is carbon and its compound, and topic is allotropy. And bachcho, do not forget to subscribe my channel so I can provide you more videos related to your class 10th chemistry. Let's start this topic, allotropy. This topic is completely new for you cause you never read this topic in your earlier classes. तो एलोट्रॉपी क्या होता है या फिर हम कहें एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो ये हमको बहुत जरूरी है समझना. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप्स एंड व्हाट डज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी हो जाएगी एंड एलोट्रॉप्स वो सब्सटेंस हो जाएंगे जो कि एलोट्रॉपी जिनमें होती है. तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, मतलब कि वो अंदर से कैसे हैं, किस एटम से बने हैं, वो सब तो सेम है, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है. तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं और उसके इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी. तो एलोट्रॉपी क्या है, प्रॉपर्टी है, फिनोमिना है, और जो एलोट्रॉप्स हैं वो सब्सटेंस है जिनके अंदर एलोट्रॉपी देखने के लिए मिलती है. तो एलोट्रॉप्स आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. So such substance are known as the allotropes. You can see it here. I already wrote it down the definition here. The phenomena in which an element exists in different form having similar chemical property but physical properties are different is called allotropes, and such substance are known as allotropes and the property is known as the allotropy. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में. तो ये प्रॉपर्टी कार्बन की होती है. दूसरे एलिमेंट्स में भी ये प्रॉपर्टी देखी जाती है, जैसे सल्फर है, लेकिन यहाँ पर हमें इस चैप्टर में कार्बन की एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ना है. तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, जनरली 3 एलोट्रॉप्स हमको देखने के लिए मिलते हैं. आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट आई हैव रोटेड डाउन 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो ये 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमको नेचर में मिल जाते हैं. पहला एलोट्रॉप है आपका डायमंड. महिलाओं की पहली पसंद डायमंड. आपको पता ही है कि मोस्टली जो फीमेल होती है उनको डायमंड की बनी हुई ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, क्योंकि बहुत शाइनी होती है. जैसे आप देख रहे हो कि ये काफी अच्छा शाइन देती है. उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेफाइट की. तो बच्चे जो पेंसिल वगैरह यूज करते हैं, आप लोग जो पेंसिल यूज करते हो, उसकी जो आपके आगे की नुक होती है, लैड होती है, वो ग्रेफाइट नाम के पत्थर की बनी होती है. तो डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है, क्योंकि इनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. माने कि जिस एलिमेंट से बने हैं वो सेम है, लेकिन दिखने में अलग है. तो इसके बारे में हम और जानेंगे कि दिखने में अलग क्यों है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है, और इनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं. जैसे कि डायमंड तो आपको पता है कि लैक्स में आता है, करोड़ में आता है, और जो ये हमारी जो पेंसिल है आजकल 5 रुपी में आ जाती है, पहले 3 रुपीज में आती थी. आई डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पेंसिल नाउ. आई थिंक 5 रुपीज में अच्छे से अच्छे पेंसिल आपको मिल जाते हैं. इसके अलावा बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस, आप ये बॉल नुमा जो देख रहे हो, ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का, बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस, राइट. ये अभी अभी कुछ अगर आप बात करें 90s में ही इसका डिस्कवरी हुआ था. ये जो आप ब्लू कलर के बॉल्स देख रहे हो, ब्लैक कलर के बॉल्स देख रहे हो, पर्पल कलर के बॉल्स देख रहे हो, ये कार्बन को डिनोट कर रहे हैं और ये आपको स्पेयर के फॉर्म में मिलते हैं. तो ये आपका तीसरा एलोट्रॉप हो गया कार्बन का, बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस. तो वी हैव 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस. So now I am going to detailing about these 3 allotropes वन बाय वन. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले. अगर आप ये मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये पूरा डिटेलिंग में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर को. साथ में एचआन बुक के सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी दे रखे हैं. अगर आप चाहें तो वहां पर जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. वेल, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ योर कार्बन. दिस इज डायमंड. जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, डायमंड हर किसी को पसंद होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. और इनफैक्ट एक हमारा प्लेनेट ऐसा है आउट ऑफ 8 प्लेनेट्स जिसमें कि डायमंड की बारिश होती है. आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाकर, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ. जैसे हमारे अर्थ पे पानी की बारिश होती है,
इसी तरह से एक हमारा प्लेनेट है जहाँ पर कि डायमंड की बारिश हमको देखने के लिए मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट डायमंड नाउ। तो जो डायमंड है ये बना होता है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम से। सो इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, माने जितने भी एटम्स होते हैं इसके अंदर वो सिर्फ कार्बन के होते हैं। कार्बन को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एज आई ऑलरेडी गिवन यू the introduction in the different video, you can check out my playlist of the carbon compound for that. इसके साथ साथ जो डायमंड होता है उसका जो ईच कार्बन होता है वो, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये है आपका टेट्राहेड्रल शेप। आप लोगों को शायद ये वाला शेप नहीं पता, ये आपका टेट्राहेड्रल शेप है, राइट। यहाँ पर जो सेंटर में है बॉल, इसको भी हम कार्बन कहेंगे। और एक जो सेंट्रल बॉल ऑफ कार्बन होता है वो रेस्ट ऑफ 4 कार्बन से अटैच होता है। तो हम कह सकते हैं ये टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, जहां पर कि 3, ये तो आपका प्लेन में हो गया, और जो आपका 4th है ये आपके प्लेन के बाहर होता है, ठीक है। तो दिस शेप इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल शेप। आप चाहें तो अपने पास 4 पेंसिल या पेन लें, उसको इस शेप में रखें और एक को पीछे की तरफ रखें, क्योंकि ये 2D है तो 2D में हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं, 3D में आप खुद बनाकर इसको देखें। तो हम कह सकते हैं द डायमंड, इन द डायमंड ईच कार्बन एटम is connect to the 4 other carbon atom. As you can see that each carbon atom connect to the other 4 carbon atom by strong covalent bond, क्योंकि ये जो straight line है ये किसको शो कर रही है? ये कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? कोवलेंट बॉन्ड को। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखा जाए तो ये आपका सिंगुलर यूनिट है, एक यूनिट है आपकी। तो इसी तरह से कई यूनिट एक के बाद एक अटैच होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है आपको। अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो वो एक यूनिट थी जो हमने इससे पहले दिखाया था, एक टेट्राहेड्रल। दिस इज 1 टेट्राहेड्रल, राइट। इसके बाद ये आपका सेकंड टेट्राहेड्रल है। यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो एक टेट्राहेड्रल, दूसरा टेट्राहेड्रल, इसके बाद आप देखिए सेंटर एटम को आपको देखना है तो बड़े आसानी से बना पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तीसरा टेट्राहेड्रल आपको दिख गया। यहाँ पर ही आप इसको 4th टेट्राहेड्रल भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। ये 4th टेट्राहेड्रल आपको दिख गया। तो इस तरह से कई सारे, हम इनको यूनिट सेल बोलते हैं। अभी आप लोगों के सिलेबस में यूनिट सेल नहीं है, आप लोग एटम पढ़ते, तो आप सोच लीजिए कि एक टेट्राहेड्रल को हम यहाँ पर एक ही एटम से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई एटम एक दूसरे से लगे हैं, एक्चुअली हम इनको यूनिट सेल कहेंगे। तो यहाँ का जो यूनिट सेल होता है डायमंड का, वो आपका टेट्राहेड्रल शेप में होता है। और यहाँ पर एक पूरे डायमंड में कई सारे टेट्राहेड्रल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो एक टेट्राहेड्रल में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है टेट्राहेड्रल शेप में। तो दिस इज द डायमंड। उसके बाद बात करें, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? कैन इट बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी? इज इट पॉसिबल? तो हम कह सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम उसके साथ साथ हम इसको बात भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे बात किया कि ये टेट्राहेड्रल शेप में हमको एक इसका यूनिट सेल मिलता है, माने कि आप एटम भी बोल सकते हो सरल भाषा में अगर बात करें क्लास 10th के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड हमको देखने के लिए मिलता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को लेके बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है। ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है? चमक। अब भाई ये इतना महंगा क्यों है और ग्रेफाइट इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काफी अच्छा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, बिकॉज इसके पास एबिलिटी है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। रिफ्लेक्शन आप फिजिक्स में पढ़ते ही हैं कि जो रे आ रही होती है लाइट की वो बेंट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि लाइट की रे आ रही है और ये लाइट की रे को डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, जिससे कि चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, प्रकाश फैल जाता है और ये चमकने लगता है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है। इट्स मीन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी हाई है। हम ब्रिलियंस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग उसको काउंट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2.42 है। तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका? 2.42।
4 2। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो हम कहेंगे नो, इट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं कर सकता? कॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है? आप देखते हैं कि एक कार्बन के साथ और 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, और एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है लास्ट में 4 होती है। ये 4 की 4 वैलेंसी बॉन्डिंग बना रही है, माने कि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए सबसे बड़ी आपकी जरूरत होती है वो यही होती है कि वो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बिकॉज ऑफ इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट ये काफी अच्छा आपका कंडक्टर होता है हीट का, राइट। अब हम यहाँ पे यूजेस के बारे में बात करेंगे, डायमंड के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो यूज हमको देखने के लिए मिलता है वो यही मिलता है कि हम इससे ज्वेलरी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टू मेक ज्वेलरी। हम डायमंड का यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में। बहुत बड़ा मार्केट है ज्वेलरी का, अगर डायमंड की बात करें, बड़ा एक्सपेंसिव भी है। और ज्वेलरी क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलियंस है। बिलियंस का मतलब क्या है? चमक है। इट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलियंस, सो दैट्स व्हाई वी यूज इट फॉर दी ज्वेलरी पर्पस। उसके साथ आप कटिंग के इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, क्योंकि काफी शार्प होता है डायमंड, तो हम, और हार्ड भी होता है और टफ भी होता है। तो एक डायमंड को अगर शेप देना है तो दूसरा डायमंड यूज होता है, इसलिए महंगा भी होता है। और कटिंग, इसको कटिंग इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड एंड रिजिड सब्सटेंस। बहुत हार्ड है, बहुत रिजिड है, तो हम इसको कटिंग में भी यूज करते हैं। और जो डायमंड है, इट इज यूज बाय आई सर्जन। डायमंड का यूज आई सर्जन भी करते हैं। जब भी कैटरेक्ट होता है, तो कैटरेक्ट में क्या होता है, एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, हमारा जो ब्लैक कलर का बॉल होता है उस पर। जनरली जो बुढ़ापा जब आता है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, उनकी जो आई होती है ब्लर होने लगती है। तो कैटरेक्ट माने कि जो व्हाइट लेयर हमारी आई बॉल पर, आई के ऊपर आ रही है, उसको हटाने के लिए हम काफी शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है डॉक्टर को, तो उसमें हम डायमंड का यूज करते हैं। इसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका सेकंड एग्जांपल है इसका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। फर्स्ट वन इज diamond, we already talk about it. Now we are going to talk about the graphite. It is also very useful for us because हम लोग पेंसिल वगैरह में यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, तो ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर ऑफ कार्बन एटम। तो इट इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ कार्बन एटम, राइट। और साथ में जब ये काफी सारी लेयर से बन रहा है कार्बन एटम की, तो आप यहाँ देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे लेयर शो करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रेफाइट में हम किन लेयर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप ए शीट को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हेक्सागोनल शीट बनी, 1 2 3 4 5 6। तो एक जो एटम है जिसको कि हम जनरली यूनिट सेल कहते हैं, यहाँ पे 6 आपके कार्बन जुड़े हुए हैं, राइट। उसके आगे आप देखेंगे इस तरह का शेप आपको नजर आ रहा है, लाइक दिस। अब इसके बाद जो एक कार्बन है, वो कितने कार्बन से, अगर मैं इसको भी एक्सटेंड करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर हम इसको लेते हैं, एक कार्बन यहाँ पर 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, और जो फोर्थ एंडिंग है वो फ्री है। माने फोर्थ एंडिंग फ्री है, माने यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे शीट्स क्या होती है, एक के नीचे एक हेक्सागोनल शेप में लगी होती है। तो यहाँ पर तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक के ऊपर एक शीट रखी है, ये बना रहा है आपका वॉन डेर वाल्स फोर्स, क्योंकि इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स होगा। तो यहाँ पर भी वॉन डेर वाल्स फोर्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे पे स्लिप भी कर सकती है, एक दूसरे पे स्लिपरी भी रह सकती है। तो इसमें यहाँ पर शेप में फर्क है। डायमंड भी कार्बन का बना है, ये भी कार्बन का बना है, लेकिन डायमंड टेट्राहेड्रल शेप का बना है, और ये कैसा बना है? हेक्सागोनल। डायमंड में ऑल 4 कार्बन, 1 कार्बन इज अटैच्ड विद द अदर 4 कार्बन। हियर द 1 कार्बन इज अटैच्ड विद द अदर 3 कार्बन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो साथ में अगर हम बात करें कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए बहुत जरूरी कंडीशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। आप यहाँ देख रहे हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो ग्रेफाइट की लेयर है वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल होते हुए भी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका ग्रेफाइट जो है कार्बन का बना हुआ है, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ग्रेफाइट के पास ये शेप की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, और तब कि दूसरे नॉन मेटल्स नहीं कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक वाईटी चैनल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका चैनल सब्सक्राइब हो, तभी वो आगे ग्रो कर पाते हैं और तभी फिर उनको बूस्ट मिलता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट के बारे में। तो सबसे पहला यूज है कि भाई पेंसिल में काम आता है। क्योंकि पेंसिल में क्यों काम आ रहा है? क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो डार्क मार्क छोड़ता है, एक गहरा चिन्ह पीछे छोड़ता है, जिससे कि बड़ा हाईलाइटेड रहता है ये। तो हम इसका यूज पेंसिल बनाने में करते हैं। साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसमें किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। साथ में स्लिपरी है, आपने देखा कि एक लेयर थी वो दूसरी लेयर के ऊपर इधर उधर घूम सकती है, तो स्लिपरी है। तो स्लिपरी चीजों का यूज हम लुब्रिकेंट के तौर पे करते हैं। मशीनरी में क्या होता है, मशीन में इस तरह के व्हील्स लगे होते हैं जो एक दूसरे पे फ्रिक्शन डालते हैं और ये घिस जाते हैं, तो हम चाहते हैं घिसे नहीं, तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट पाउडर डाल सकते हैं। तो लुब्रिकेंट के तौर पर भी हम इसको यूज करते हैं। So it is also used as lubricant in the machine because it is soft, spongy and non-volatile. उसके बाद अब बात करेंगे हमारे लास्ट एलोट्रॉप के बारे में, जो कि कार्बन का है। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड वी टॉक अबाउट इट, देन ग्रेफाइट वी हैव टॉक अबाउट इट। नाउ द टाइम टू टॉक अबाउट द बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस। एटलीस्ट इसमें आपके 60 कार्बन होना जरूरी है। कार्बन 60 हो सकते हैं, कार्बन 70 हो सकते हैं, कार्बन 80 हो सकते हैं, कार्बन 120 भी हो सकते हैं। अगर 60 से नीचे कार्बन है तो वो आपका शेप बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस नहीं कहलाएगा। ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी है नहीं लोगों को। अगर आप इसको फुटबॉल की बॉल से कंपेयर करते हैं तो कुछ हमको ऐसा ही नजर आता है। तो फुटबॉल में हम 2 तरह के शेप देख पा रहे हैं, एक तो ये पेंटागन जो शेप है, राइट, और दूसरा ये हेक्सागोनल जो शेप हमको दिख रहा है। तो आपके बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस में भी हेक्सागोनल शेप के एटम होते हैं कार्बन के, और पेंटागन के शेप में भी ये अरेंज होते हैं। तो पेंटागन तो टोटल 12 होते हैं और हेक्सागोन टोटल 20 होते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमको ये दिखता है, पेंटागन में 5 कार्बन होते हैं, हेक्सागोन में 6 कार्बन होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस। और इसका जो नाम पड़ा है वो एक आर्किटेक्ट के नाम पर पड़ा है, जिनका नाम बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस था, जिन्होंने बिल्डिंग कुछ इसी शेप में हमको दिखती है। दूसरी कंट्रीज में कुछ एक बिल्डिंग है जिसकी शेप बिल्कुल ऐसी है, जो कि एक आर्किटेक्ट ने बनाई थी, तो उसके नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। अगर हम बात करते हैं डायमंड की, ग्रेफाइट की या बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस की, दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो तीनों की तीनों जो अगर हम एलोट्रॉप्स देखते हैं तो कंप्लीटली कार्बन के ही बने होते हैं। तो ये कैसे हैं? ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन के। कैसे फॉर्म है? दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम चाहे हम तीनों एलोट्रॉप्स में किसी को भी जलाए, कार्बन होता है, जलाने के प्रोसेस में ऑक्सीजन तो होता ही होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। So this is the conclusion about the allotropes. I hope that you liked my video a lot. And if you like my video, please do subscribe it and share with your classmates and friends and family so I can make more videos like this. Bye bye.